हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो आई होप कि आप लोगों की सभी की जो तैयारी है, आपकी जो प्रिपरेशन है सीटेट की, वो अच्छी चल रही होगी। ठीक है, आप लोग सभी जो है पुरानी प्लेलिस्ट को देख करके अपने नोट्स बना रहे होंगे और प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी मैराथन या उनकी रिवीजन मैं आप लोगों के साथ में कर रही हूँ। एक्चुअली मेरे बेटे की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, दैट्स वाई मैं रेगुलर वीडियोज़ फिलहाल अपलोड नहीं कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रही हूँ, पुरानी वीडियोज़ जितनी भी रखी हुई हैं उनको देख करके आप ज़रूर अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर ही रही हूँ। जैसे कि ईवीएस की मैराथन हम ले चुके हैं, इसके अलावा इंग्लिश की मैराथन हो चुकी है, पेडागोजी की। अब हम मैथ्स की मैराथन वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्दी लेकर आऊँगी। ठीक है, तो उससे आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो है वो अपना कंटिन्यू रखें। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक हो जाता है ब्लूम का टेक्सोनॉमी जो है वो। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में आपसे पूछा जा सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है, नॉट ओनली फॉर सीडीपी और नॉट ओनली फॉर मैथ्स। ये जो टॉपिक है आपका वो इक्वली इंपॉर्टेंट है आपके सभी सब्जेक्ट्स के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है आपका, और सभी टेट एग्ज़ाम के लिए भी ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। हर टेट एग्ज़ाम में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये है सोशल मीडिया हैंडल्स। आपकी रिक्वेस्ट थी कुछ की कमेंट सेक्शन में कि आप अपना इंस्टाग्राम हैंडल शेयर करें, तो मैंने आप लोगों के साथ में एक वीडियो में शेयर किया भी है, sumi.bhadu.29। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ करो ना करो, लेकिन यहाँ ज़रूर करना आप लोग। इस टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। कोई भी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन होती है तो मैं टेलीग्राम पे ज़रूर शेयर करती हूँ। ठीक है, तो इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी को अच्छे से समझेंगे, हिंदी में इंग्लिश में सारी चीज़ों को समझेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी वॉज क्रिएटेड इन 1956 अंडर द लीडरशिप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम इन ऑर्डर टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग एजुकेशन। 1956 में जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, और ये बेंजामिन ब्लूम जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और इनमें उन्होंने क्या करने की कोशिश की, प्रमोट करने की कोशिश की हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग। एक ऊंचे लेवल की जो बच्चे की थिंकिंग होती है उसको प्रमोट करने की कोशिश की। ठीक है, ये हायर और फॉर्म ऑफ थिंकिंग क्या होती है, इसको हम आगे और डिटेल में समझेंगे आगे की स्लाइड्स में। तो इसमें क्या चीज़ें आ जाती है, एनालाइजिंग आ जाता है, इवेल्युएटिंग, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स, प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स एंड प्रिंसिपल्स रेदर देन जस्ट रिमेंबरिंग फैक्ट। इससे पहले क्या था, चीज़ों को सिर्फ रट लेना, यानी कि लोअर जो थिंकिंग होती थी उसको प्रमोट किया जाता था कि चीज़ें रट ली उतना काफ़ी है। लेकिन ब्लूम ने बोला कि कुछ हायर ऑर्डर थिंकिंग को भी हमें एजुकेशन में शामिल करना चाहिए, जिसमें कि सिर्फ रटना ना शामिल हो, बच्चे खुद से कुछ क्रिएट भी करें। ठीक है, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, ट्रेनर्स, एजुकेटर्स ऑफन रेफर टू दीज थ्री कैटेगरी एज KSA। इसको किस नाम से जाना जाता है, KSA के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको याद रखेंगे, DSSS भी जैसे एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म तक पूछ ली जाती है आपसे। KSA में आ जाता है, K का आपका फुल फॉर्म है नॉलेज, S का है स्किल और A का है एटीट्यूड। नॉलेज आपका कॉग्निटिव से रिलेटेड है, आपकी संज्ञान से रिलेटेड है नॉलेज जो वो है। स्किल आपके साइकोमोटर डोमेन से रिलेटेड है, और एटीट्यूड्स आपकी अफेक्टिव मोटर डोमेन से रिलेटेड है। ये भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि नॉलेज जो है वो आपकी किस डोमेन में आएगी, तो वो आपकी कॉग्निटिव डोमेन में आएगी, स्किल आपकी साइकोमोटर में आएगी, और एटीट्यूड्स आपके अफेक्टिव में आएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें इन 3 डोमेन्स ऑफ लर्निंग की, तो ब्लूम ने आपके 3 डोमेन दिए हैं। ब्लूम का मानना है, जैसे हम लोग हमेशा मानते हैं कि बच्चे का रट लेना, बच्चे का सीख लेना सिर्फ और सिर्फ कॉग्निटिव बेसिस पे होता है, यानी उसके दिमाग में चीज़ें होना ज़रूरी है, बाकी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। बट बेंजामिन ब्लूम ने ये कहा कि लर्निंग के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, 3 डोमेन्स होते हैं लर्निंग के। बच्चे की जो लर्निंग है वो ज्ञानात्मक पक्ष की भी लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि कॉग्निटिव पक्ष में उसकी लर्निंग होनी चाहिए, भावात्मक यानी अफेक्टिव पक्ष में उसकी लर्निंग होनी चाहिए, और क्रियात्मक यानी कि साइकोमोटर डोमेन में भी उसकी लर्निंग होनी चाहिए। किस तरीके से होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ एक एग्जांपल डिस्कस किया था कि हम लोग सभी बात करते हैं कॉग्निटिवली। अगर हम बात करें तो हम लोगों ने आज तक ये सीखा है कि हमारा पर्यावरण, हमारे पेड़ पौधे, हमारा वातावरण हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसको हमें सुरक्षित भी रखना चाहिए। हम EVS में 2nd क्लास के 3rd क्लास के बच्चे को सिखाना शुरू करते हैं कि हमारा वातावरण कितना इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब ये जो है हमारी कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग हुई है। हमने सब कुछ रट रखा है, ट्री हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या किस तरीके से उनको बचाना चाहिए, किस तरीके से उनकी देखभाल करनी चाहिए, सब कुछ क्या है हमारे कॉग्निटिव डोमेन में है, यानी कि हमारे ज्ञानात्मक पक्ष में, हमारे दिमाग में सारी नॉलेज है इस बारे में। बट उसके बावजूद भी आप लोग देखते होंगे कि एक पेड़ लगा करके कोई राजी नहीं है, और उसके अलावा आप देखते होंगे हम अपने वातावरण को भी कहीं ना कहीं कितनी ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। जंगल कट रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है। इसके अलावा आप देखेंगे कोई भी आप देखेंगे कि ट्री के मामले में हम लोग सिर्फ सुनते हैं,
लेकिन अफेक्टिव डोमेन में हमारी लर्निंग नहीं हो, क्योंकि हम अपनी जो सार्वजनिक जगह है, जो पब्लिक प्लेसेस है, वहाँ पे क्या करते हैं, पार्क में भी अगर हम जाते हैं तो चिप्स का पैकेट खा करके वहीं फेंक देंगे हम लोग, ठीक है। डस्टबिन तक जाने की हम लोग मतलब वो नहीं करते हैं, कष्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या है, यहाँ क्या है, कॉग्निटिव डोमेन में आपकी लर्निंग हुई है, सारी चीज़ें आपको पता है कि हमारी प्रकृति हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बट आप उससे अफेक्टिव तौर पर भावनात्मक रूप से आप जुड़े नहीं हैं उस चीज़ से, उस लर्निंग से। दैट मीन्स कि आपकी लर्निंग जो है वो अधूरी है, क्योंकि आपकी अफेक्टिव डोमेन में लर्निंग नहीं हुई है। अदरवाइज आप समझ सकते हैं कि आपकी प्रकृति आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा साइकोमोटर डोमेन मतलब कि आपने ये सीख लिया, चलो पेड़ हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप भावनात्मक रूप से उससे जुड़े भी हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, एक पेड़ खुद से लगा करके बिल्कुल भी नहीं देखते हैं कि मैं खुद भी तो कुछ मतलब कष्ट करूं, कुछ मैं मतलब पेड़ लगाऊं, हर साल मुझे 4 पेड़ तो कम से कम लगाने ही हैं, या उनकी देखभाल करनी है मुझे, ठीक है, पेड़ों को नुकसान मुझे नहीं पहुंचाना है। तो क्रियात्मक रूप से लर्निंग नहीं होगी जब तक आप उसको एक्टिविटी में नहीं लेकर के आएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, साइकोमोटर डोमेन, यानी कि जैसे कि आपको फुटबॉल, अगर आपको एक कोई भी गेम आपको खेलना है, उसको सीखना है आपको, तो ऐसे थोड़ी कि टीवी के सामने बैठे बैठे आप उसके सारे रूल्स रट लेंगे, उससे आप भावनात्मक रूप में कहीं ना कहीं जुड़ भी रहे हैं कि हाँ मैं पूरा मतलब मन से इस गेम को खेलना चाहता हूँ, पूरी श्रद्धा है इस गेम को खेलने में मेरी। लेकिन फिर भी अगर आप उसके क्रियात्मक पक्ष में आपकी लर्निंग नहीं होगी, आप खुद से उसको खेलेंगे नहीं जब तक, तब तक आप उसमें मास्टर नहीं बन सकते, तब तक आपकी लर्निंग उसमें नहीं हो सकती है। तो ब्लूम का मानना है कि हमारी जो लर्निंग है वो इन तीनों डोमेन्स में होनी चाहिए, तभी आपकी लर्निंग को कंप्लीट माना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 3H के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा, जिसके बारे में गांधी जी बात करते हैं, जिस शिक्षा के बारे में गांधी जी प्रमोट करते हैं जिसको, ठीक है। इन 3H की बात की जाती है। इन 3H से भी आपसे पूछ लिया जाता है कि 3H जो है, जो आपकी शिक्षा में, वो आपके क्या है, उनकी फुल फॉर्म क्या है। तो फर्स्ट H का मतलब होता है हेड, सेकंड का मतलब होता है हैंड्स, और थर्ड का मतलब होता है हर्ट। हेड का मतलब है आपके कॉग्निटिव पक्ष में लर्निंग का होना, आपके कॉग्निटिव डोमेन में लर्निंग का होना। हैंड का मतलब होता है आपके साइकोमोटर डोमेन में लर्निंग का होना, और हर्ट का मतलब होता है अफेक्टिव डोमेन में लर्निंग का होना। तो आपको ये याद रखना है 3H जो है वो क्या है, और कौन सा H किस नाम से रिलेटेड है वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस घुमा फिरा के आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। द कॉग्निटिव डोमेन इन्वॉल्व्स नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल। अब आपको हमेशा याद रखना है, कॉग्निटिव डोमेन में आपकी सारी चीज़ें आ जाती है, आपकी नॉलेज, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल, आपकी मानसिक बौद्धिक क्षमताओं से इसका संबंध होता है। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपकी जो लैंग्वेज है वो आपके कौन से डोमेन में आती है, तो आप क्या कहेंगे, कॉग्निटिव डोमेन में आती है, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं आपने सीखी है, लर्न किया है उसको, तो कहाँ है, वो आपके दिमाग में है, कहीं बाहर आप उसको हाथ में लेके नहीं घूमते, वो आपके दिमाग का हिस्सा है। तो दैट मीन्स लैंग्वेज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो कहाँ है, वो कॉग्निटिव डोमेन में आती है। लर्निंग, नॉलेज, रोट मेमोराइजेशन, सब कुछ आपका किस में आता है, कॉग्निटिव डोमेन में आता है। इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण 1956 में B.S. ब्लूम ने किया था, ये हम सभी जानते हैं। अफेक्टिव डोमेन क्या होता है, अफेक्टिव डोमेन क्रैथवोल जो आपका है, कर्थर्व वॉल मसीहा ने किया था इसका, जो इंक्लूड द मैनर इन विच वी डील विद थिंग्स इमोशनली सच एज फीलिंग, वैल्यू, एप्रिशिएशन, इंथ्यूजियाज्म एंड मोटिवेशन एंड एटीट्यूड्स। इस पक्ष का संबंध भावनाओं, संवेगों, रुचियों और प्रेरणा आदि से। जब भी आपके सामने ये वर्ड्स आ जाते हैं, फीलिंग, वैल्यूज़, एप्रिशिएशन, एंथ्यूजियाज्म, मोटिवेशन, एटीट्यूड्स, यानी इमोशन से रिलेटेड जब वर्ड्स आ जाते हैं आपके सामने, दैट मीन वो क्या है, आपकी अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि आपके इमोशंस जो हैं वो किस डोमेन में आते हैं, तो वो अफेक्टिव डोमेन में आते हैं। एक बच्चा है जो बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा करता है स्कूल में, बहुत जल्दी वो गुस्सेल हो जाता है, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसको जो है वो कौन सा डोमेन में उसकी प्रॉब्लम है, तो आप क्या कहेंगे, अफेक्टिव डोमेन में उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। कर्थरवाल और मसीहा ने इस पक्ष के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था, ये आपको याद रख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन सिम्पसन ने दिया आपका, इंक्लूडिंग फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड यूज ऑफ मोटर स्किल। ये क्या है, दिए सारे बेंजामिन ब्लूम नहीं है, लेकिन इनके उद्देश्यों का निर्धारण आगे चल के जैसे जैसे लोगों ने इसके अंदर कुछ और एड ऑन किया और इसको स्टडी किया और अच्छे से। इस पक्ष का संबंध जो है कौशलों, गतिशील व्यवहार, हस्तपरक क्रियाओं से होता है। मतलब कि जो मोटर स्किल्स होती हैं आपकी, जितनी भी आप चीज़ों को करके देखते हैं, ठीक है, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, गेम्स, सारी चीज़ें इसमें साइकोमोटर में आ जाती हैं आपकी, ठीक है, जितनी भी आपकी हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी जो है वो है क्या, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है, ब्लूम ने एक हायरार्की की दी है कि बच्चा जो है इन 3 लेवल पे ऐसे सोचेगा, फिर उसकी थिंकिंग का लेवल जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, उसके टास्क जो है वो थोड़े से डिफिकल्ट होते जाने चाहिए ताकि उसकी थिंकिंग का लेवल बढ़े। पहले हम सिर्फ इन 3 लोअर लेवल की थिंकिंग को ही इंपॉर्टेंट मानते थे कि बच्चा जो है उसकी नॉलेज बढ़ जाए थोड़ी सी,
वो अप्लाई करने लग जाए थोड़ा बहुत चीज़ों को। लेकिन ब्लूम ने बोला कि उसकी हायर ऑर्डर थिंकिंग जो है वो भी डेवलप होनी चाहिए। अब हम उसको आगे समझेंगे क्या चीज़ है हायर ऑर्डर थिंकिंग। ब्लूम की जो टेक्सोनॉमी है उसके अंदर आपका ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। फर्स्ट लेवल आपका आता है रिमेंबरिंग का, सेकंड आता है अंडरस्टैंडिंग का, अप्लाई, एनालिसिस, इवेलुएट और क्रिएट। ठीक है, ये आपके लेवल्स आते हैं ब्लूम के टेक्सोनॉमी के। इसमें आपका क्या है, ब्लूम की टेक्सोनॉमी रिवाइज की गई 1956 में, ये टेक्सोनॉमी दी गई। बट ओवर द टाइम पीरियड, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कोई भी चीज़ हम जब पहली बार बनाते हैं तो उसमें हम लोग टाइम पीरियड के साथ साथ कुछ नया सीखते हैं, कुछ बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती है तो हम उसके अंदर चेंजेस भी करते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, तो 2001 में ब्लूम की नई टेक्सोनॉमी आई जिसमें कि कुछ चेंजेस किए गए। पहली बात तो इनको नाउन फॉर्म से वर्ब फॉर्म में चेंज किया गया। पहले नॉलेज कहा गया, फिर उसको रिमेंबर में चेंज किया गया, कॉम्प्रीहेंशन को अंडरस्टैंड में चेंज किया। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉलेज जो है वो उसको किस में चेंज किया गया। ठीक है, एप्लीकेशन को अप्लाई, एनालिसिस को एनालाइज, और जो सिंथेसिस था उसको बिल्कुल टॉप पे पहुंचाया गया, और जो इवैल्यूएशन है उसको हम जो मतलब हम ऊपर से उसको सेकंड लेवल पर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें चेंज किया गया। सिंथेसिस को यहाँ पे हमने क्रिएटिंग कह दिया या क्रिएट कह दिया। ठीक है, और क्रिएट को सबसे ऊपर रखा गया और इवैल्यूएट को एक नंबर हम नीचे लेकर के आ गए। तो 1 2 3 4 5 और 6, जो 5 और 6 नंबर है उसको चेंज किया गया कि 5 नंबर को ऊपर ले गए और 5 मतलब सॉरी, ठीक है, जो 6 नंबर पर टॉप पे था उसको हम नीचे लेकर के आए और इसको हम ऊपर लेकर के गए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बेंजामिन ब्लूम ने हमें समझाया कि किस तरीके से ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रिमेंबरिंग क्या है, ये बिल्कुल लोअर ऑर्डर थिंकिंग है आपकी। ये तीनों जो है इनको हम लोअर ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, रिमेंबरिंग का मतलब क्या होता है, सिर्फ चीज़ों को रट लेना। ठीक है, आपने किसी भी चीज़ के बारे में कुछ याद कर लिया तो वो आपका रिमेंबरिंग में हो गया। जैसे कि मैं बताती हूँ एग्जांपल हमेशा आपको, कि आप लोग जब छोटे थे तो आपने टेबल को रटा हुआ था 2 1 2 2 2 2 2 2 4। ठीक है, 2 1 2 2 2 4 2 3 अच्छा, आपने क्या किया, टेबल्स को रट लिया। हम लोग बहुत 50 तक टेबल रट लेते थे, लेकिन हमें इसका एग्जैक्टली पता नहीं होता था क्या मल्टीप्लिकेशन है क्या नहीं है। ठीक है, तो क्या था वो, हम रिमेंबरिंग की स्टेज पर थे। इसके अलावा अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है तो उसमें एक लड़का आपने देखा होगा, चतुर रामालिंगम, वो क्या करता है, हर एक चीज़ को रिमेंबर कर लेता है। उसकी रिमेंबरिंग की स्किल बहुत अच्छी है, वो रट लेता है हर एक चीज़ को। तो वो क्या हो गया, आपका रिमेंबरिंग की स्टेज होगी। फिर आता है आपका अंडरस्टैंडिंग की स्टेज। अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि फर्स्ट लेवल पे जो आपने 2 1 2 सीखा था उसमें आपको पता नहीं था कि क्या होता है 2 1 2। सेकंड लेवल पे अंडरस्टैंडिंग में क्या है, आप समझने लग जाएंगे, अच्छा भाई मल्टीप्लिकेशन करके 2 1 2 इज इक्वल टू 2 होता है। आप इसको समझ सकते हैं और दूसरा आप इसको समझा भी सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट में ही आमिर खान जो है वो हर एक चीज़ को समझ करके चलते थे। ठीक है, जो चतुर रामालिंगम है वो हर एक चीज़ को रिमेंबर करता था, लेकिन आमिर खान क्या करते थे, हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करके चलते थे। उनको हर एक चीज़ को रियल लाइफ में भी वो अप्लाई कर पाते थे, उसको अंडरस्टैंड कर पाते थे और समझा पाते थे कि क्या चीज़ है, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फिर आता है आपका एप्लीकेशन का लेवल। एप्लीकेशन में क्या आता है, जब आप अपने ज्ञान को, अपनी नॉलेज को आप क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं रियल लाइफ में। अब यहाँ इस बच्चे ने सीखा 2 × 1 2 × 1 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ क्या अप्लाई की बेसिस पे क्या है, आपने उस बच्चे को भी 50 रुपये का एक नोट दे दिया और कहा कि एक काम करो बेटा, 10-10 रुपये वाले आप क्या करोगे, 10-10 रुपये वाले आप 4 बिस्किट के पैकेट ले आओ। ठीक है, तो बच्चे ने क्या किया, 10-10 रुपये वाले 4 बिस्किट के पैकेट लाएगा। तो अब उसको ये पता है 4 × 10 इज इक्वल टू 40 होता है। ठीक है, तो अब उसको ये पता है, वो अप्लाई कर सकता है कि इस 50 रुपीज़ के नोट में जो मम्मा ने मुझे दिया है 40 रुपीज़ वो अंकल रखेंगे और 10 रुपीज़ मुझे वापस करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अप्लाई करना हो गया। जो भी हम चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, रिमेंबर करते हैं, उनको रियल लाइफ में अप्लाई करना क्या होता है आपका, क्या होता है, एप्लीकेशन में आता है। फिर आता है आपका एनालिसिस करना। एनालिसिस करना होता है चीज़ों को तोड़ करके देखना, टुकड़ों में देखना। ठीक है, सॉरी, एनालिसिस का मतलब क्या होता है आपका तोड़ कर देखना। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपके सामने 2 फ़ोन है, एक नोकिया का है, एक सैमसंग का है। ठीक है, कोई भी 2 फ़ोन ले सकते हैं, ए और बी ले सकते हैं। आप ये कहेंगे नोकिया वाले फ़ोन की ना मेमोरी बहुत अच्छी है, ठीक है, सैमसंग वाले की भी अच्छी है। अब आप कहेंगे इसका कैमरा भी बहुत अच्छा है। ठीक है, सैमसंग वाले का कैमरा ठीक है, मतलब ठीक है। हाँ, और अगर आप इसको कहेंगे कि इसका बैटरी बैकअप बहुत ज़्यादा अच्छा है, सैमसंग वाले का भी ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एनालिसिस करके देखेंगे। सिर्फ और सिर्फ इस फ़ोन को बाहर से नहीं देखेंगे कितना सुंदर दिख रहा है, आपने क्या किया, एनालिसिस करके देखा, इस फ़ोन के हर एक फीचर को आपने देखा एंड देन आपने डिसाइड किया कि आपको नोकिया लेना है या सैमसंग लेना है। दैट आपने क्या किया, एनालिसिस करके देखा। इसी तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे बेटे के लिए, जैसे मैं स्कूल फिलहाल देख रही हूँ कि इसको नेक्स्ट ईयर कौन से स्कूल में देना है, तो मेरे सामने ए और बी 2 स्कूल है जैसे कि, तो मैं क्या कर रही हूँ, सिर्फ स्कूल की बिल्डिंग नहीं देख रही हूँ कि वाह कितना अच्छी बिल्डिंग है तो मैं इसको अपने बेटे को स्कूल में दे देती हूँ, नहीं।
मैं ये देखूंगी ए स्कूल जो है उसका मैंने देखा कि वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को रटाया नहीं जाता। बट बी स्कूल में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एनुअल रिजल्ट पे ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, ए स्कूल में मैंने देखा कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, टीचर्स का बिहेवियर देखा मैंने, प्रिंसिपल का जो बात करने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। बी का भी मुझे ठीक लगा, मतलब ठीक ठीक लगा मुझे। ठीक है, ऐसे ही ए में मुझे कुछ और चीज़ें ठीक लगी, बी में मुझे कुछ और चीज़ें ठीक नहीं लगी। इस तरीके से क्या किया मैंने, एनालिसिस करके देखा ए और बी स्कूल में से कौन सा स्कूल मेरे बेटे के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनालिसिस कहते हैं। फिर आता है इवेलुएट करना। इवेलुएट क्या होता है, जब आप इन चीज़ों के बेसिस पे आप क्या करते हैं, जज करते हैं किसी चीज़ को। अब जैसे मैंने ए और बी स्कूल में एनालिसिस करके तोड़ करके देख ली सारी चीज़ें, कौन सा अच्छा है। अब मैं जज कर सकती हूँ कि मेरे बेटे के लिए ए स्कूल जो है वो परफेक्ट है, बिल्कुल मुझे बी में बिल्कुल नहीं देना है। इसका मतलब आप जजमेंट के स्टेज पे आ जाते हैं इन सारी चीज़ों से गुजर कर, जब आप जज कर सकते हैं किसी चीज़ को कि ये चीज़ अच्छी है और ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। ठीक है, और क्यों अच्छी है और क्यों अच्छी नहीं है उसका तर्क भी आप दे सकते हैं। तो आप इवैल्यूएशन के स्टेज पे। फिर आता है क्रिएट करना। ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर थिंकिंग है, जब बच्चा क्या है, आपकी रिमेंबरिंग भी हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है, आप चीज़ों को अप्लाई कर पा रहे हैं, एनालाइज करके देख पा रहे हैं, जज कर पा रहे हैं, तब आप इस स्टेज पे होते हैं कि आप कुछ नया क्रिएट कर पाएँ। जैसे कि आपने देखा होगा 3 इडियट मूवी में क्या है, आमिर खान जो है वो एक नया इन्वर्टर बनाता है। उसने ये सारी चीज़ें अपनी जो इंजीनियरिंग में उसने सीखा, जो उसने चीज़ें सीखी, अप्लाई की, एनालाइज किया, जज कर सकता है वो कौन सी चीज़ अच्छी कौन सी नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, एक नया इन्वर्टर बना दिया जो कि गाड़ियों की बैटरी से, गाड़ी की जो बैटरी होती है उससे कुछ मतलब उससे वो चार्ज होता है और वो मतलब चल सकता है। ठीक है, तो ऐसा इन्वर्टर उन्होंने बनाया। तो ये क्या था, एक क्रिएशन का एग्जाम्पल। अब एज अ टीचर आप जब क्लासरूम में जाएंगे तो ऐसा नहीं है ना कि हर बार आप एक ही क्वेश्चन पेपर को हर साल दे देंगे उठा करके, नहीं, आप हर साल एक ऐसा क्वेश्चन पेपर तैयार करेंगे जो कि बच्चों के सिलेबस में भी हो, लेकिन वो कुछ अलग भी हो, बच्चे को उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़े, कुछ नया तैयार करेंगे। जब आप अपने हिसाब से क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो क्या होगा, क्रिएटिंग में आएगा वो आपका। ठीक है, तो ये आपके कुछ लेवल्स थे जो ब्लूम ने दिए थे आपको। और ये क्या है आपके, इनको पूछा जाए अगर आपसे, लॉट्स क्या होता है और हॉट्स क्या होता है, आपने सुना भी होगा। लॉट्स होता है लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और हॉट्स होता है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल। तो ये जो 3 चीज़ें हैं वो बच्चे ने रिमेंबर कर लिया, अंडरस्टैंड कर पाता है और अप्लाई कर पाता है थोड़ा बहुत चीज़ों को। ये 3 चीज़ें लॉट्स में आती हैं। पहले यहीं तक काम चल जाता था शिक्षा में कि बच्चे में लोअर ऑर्डर थिंकिंग है, काफ़ी है, वो अप्लाई कर पाता है। ठीक है, लेकिन ब्लूम ने बोला बच्चे के अंदर हायर ऑर्डर थिंकिंग भी होनी चाहिए, बच्चा एनालाइज कर पाए, इवेल्युएट कर पाए, कुछ नया क्रिएट कर पाए। सिर्फ अप्लाई करने से क्या होता है, कुछ नया क्रिएट कर पाए बच्चा। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं क्रिएटिंग, तो उसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग, जिसके बारे में ब्लूम ने बात की अपनी इस टेक्सोनॉमी में। ठीक है, तो ये हमारा डिस्कशन था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन होने से आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप शेयरिंग।